हेलो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूँ 2026 की नई सीरीज ब्लड क्रूज का लास्ट एपिसोड। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। क्रूज पर वायरस पूरी तरह फैलने के बाद भी कुछ यात्री जिंदा बच गए थे और एरन उन्हीं में से एक था। वह सावधानी से सामने पहुंचा और जल्द ही उसे कोने में रोती हुई मोटी दिखाई दी। तो एरन ने उससे पूछा कि तुम्हारे कान से खून बह रहा है। तो मोटी ने कहा, यह काटने का निशान नहीं है, यह कान की बाली से हुआ है। वे आखिर कहाँ जा रहे हैं? अब समय को 15 मिनट पीछे ले चलते हैं। इस समय काले और उसके साथियों को आखिरकार कप्तान की हालत पर शक हो गया। कप्तान भी समझ गया था कि देर सबेर वह जॉम्बी हो जाएगा। उसने कंट्रोल रूम का एक्सेस कार्ड काले को दे दिया और सबके जाने के बाद खुद अपनी जान ले ली। दूसरी ओर जहाज के निचले हिस्से की ओर गए लोग सुरक्षित कंट्रोल रूम तक पहुंच गए और सफलतापूर्वक क्रूज का इंजन बंद कर दिया। धीरे धीरे रुकते जहाज ने बूढ़े डैन की सारी योजना बिगाड़ दी, जो किनारे पहुंचने के बाद इंसानी समाज में खुलकर तबाही मचाने का सपना देख रहा था। इसके विपरीत अन्ना बहुत खुश थी। कम से कम इससे बचे हुए लोगों की जान फिलहाल सुरक्षित हो गई थी और जमीन भी अब ज्यादा दूर नहीं थी। बचाव दल अधिकतम 1 घंटे में यहाँ पहुंच सकता था। लेकिन पिया यह सुनकर हैरान रह गई और तुरंत पूरी जहाज को जलाने की बात कहने लगी। सैकड़ों लोगों की कुर्बानी यही एकमात्र रास्ता है और कुछ ही हफ्तों में यह पूरी दुनिया में फैल जाएगा। जब उसने देखा कि वह सामने वाले को उसके चरमपंथी विचार से नहीं रोक सकता, तो अन्ना ने सहमत होने का नाटक किया। दोनों अलग अलग हो गए। वह जहाज के निचले हिस्से की ओर गई और अन्ना ऊपर की ओर चली गई। यह सब सिर्फ सामने वाले को शांत रखने के लिए था। वह जल्दी से रिसेप्शन पर पहुंची और प्रसारण के जरिए बचे हुए लोगों को तुरंत लाइफ बोट तक पहुंचने की सूचना दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिया यह सुनते ही अपनी योजना तेज कर देती है। वह पूरी तरह जॉम्बी न हुए एक इंसान को बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है, फिर उसकी कलाई पर घाव कर देती है और आसपास के जॉम्बी तुरंत खून की गंध से आकर्षित हो जाते हैं। पिया उसे धीरे धीरे घसीटकर नीचे ले जाती है। उसी समय आवाज सुनकर बूढ़ा डैन भी वहां पहुंच जाता है। यह देखकर कि सामने वाला भी उच्च स्तर का जॉम्बी बन चुका है, वह तुरंत समझ जाता है कि यह सब पिया की चाल है। लेकिन अन्ना को इस समय उसकी परवाह नहीं थी। वह डैन को पूरी जहाज जलाने की योजना बताने में लगी रही। अन्ना को लगा था कि बूढ़ा डैन उसका साथ देगा, लेकिन अगले ही पल उसने अन्ना को बंद कर दिया। बेचारी अन्ना अब भी अपनी पहचान नहीं बदल पाई थी और खुद को एक साधारण इंसान ही समझती थी। उसके बाद बूढ़े डैन ने जहाज के सभी फायर सेंसर बंद कर दिए। इंसानी समाज में लंबे समय तक रहने की वजह से वह आधुनिक हथियारों की ताकत अच्छी तरह जानता था। अगर सरकार को मौजूदा हालात का पता चल गया तो इतने कम जॉम्बी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले मुख्य भूमि पर लौटकर छिपना और फिर सही समय का इंतजार करना ही सबसे अच्छा रास्ता था। हर उच्च स्तर का जॉम्बी अपनी अपनी सोच के लिए लड़ रहा था। केवल बेचारी अन्ना ही अब भी 2 राहों पर खड़ी थी। वह अपनी इंसानी पहचान भी नहीं छोड़ना चाहती थी और जिंदा रहने के लिए शिकार करना भी उसकी मजबूरी थी। उधर वॉल्टर भी अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा था। बूढ़े डैन की डांट के बाद उसे एहसास हुआ कि वह कभी सच में बड़ा ही नहीं हुआ। जैसा डैन ने कहा था, वह सिर्फ जीतने के मामले में उससे ज्यादा परिपक्व था। अकेला छोड़ दिया गया वॉल्टर फिर से अकेलेपन में डूब गया। इस समय वह सिर्फ अपनी माँ की माफी चाहता था। दूसरी ओर इंजन बंद करने के बाद सब लोग डेक पर लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सबसे पीछे चल रही बुजुर्ग महिला को अचानक पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। जब साइमन के पिता को कुछ गड़बड़ लगी तो उन्होंने घबराकर अपनी भतीजी को अपने सामने खींच लिया। हालांकि पहले से तैयार बुजुर्ग महिला ने किसी तरह हादसा होने से रोक दिया, लेकिन साइमन के पिता के इस व्यवहार से सभी निराश हो गए। शर्म के कारण वह खुद ही टीम छोड़कर चला गया। बाकी लोगों को भी अपने अपने परिवार वालों को ढूंढना था, इसलिए वे अलग अलग हो गए। तभी साइमन और उसके साथी गलियारे में पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज़ को गुजरते देखा। उसी समय अपनी मां से नाराज वॉल्टर भी कमरे से बाहर आ गया। उसने तुरंत पीछे खड़े दोनों इंसानों को देख लिया, लेकिन वॉल्ट ने उन पर हमला नहीं किया। उसकी मां को सबसे ज्यादा नफरत लोगों की हत्या से थी। अब वह सिर्फ उसकी माफी चाहता था, इसलिए उसने पहले कोई परेशानी खड़ी नहीं की। जल्द ही पिया सबको लेकर पार्किंग एरिया पहुंच गई और वॉल्टर भी उनके पीछे पीछे वहीं आ गया। पिया की देखभाल में फंसे जॉम्बी आखिरकार चीखने लगे। उसने मौका पाकर कार से पेट्रोल निकाला और कारों के सहारे ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए निकल गई। फिर उसने अपने और अपने बेटे की तस्वीर को ध्यान से देखा। माँ को रोता देखकर वॉल्टर को लगा कि वही उसकी तकलीफ की वजह है। उसने पहले की तरह बार बार माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? फिर पिया ने कहा, मेरे बेटे, बिल्कुल कर सकती हूँ। पिया ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। जब वॉल्टर ने अपनी माँ के हाथ में लाइटर देखा तो उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ
कुछ गड़बड़ है। तो वॉल्टर ने पूछा, आप क्या कर रही हैं? तो पिया ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वॉल्टर चीखता रहा और कहता रहा, मुझे जाने दो। तो पिया कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। पिया ने अपने जैसे बहुतों की मौत देखी थी, इसलिए छिपकर रहना और धैर्य रखना ही उसके लिए जीने का तरीका था। दुनिया पर उसके अविश्वास ने उसे अपने बेटे को खोने से डरा दिया और वही डर धीरे धीरे अत्यधिक नियंत्रण में बदल गया। आखिरकार वॉल्टर पहले से ज्यादा विद्रोही बन गया। यह सब समझने के बाद पिया पूरी तरह निराश हो गई। उसके लिए मौतंत नहीं थी, बल्कि सैकड़ों सालों के दर्द से सच्ची मुक्ति थी। साथ ही वह यह भी समझ गया कि वॉल्टर को हमेशा इसी अंधेरी जिंदगी में जीना पड़ेगा। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा भी उसी पीड़ा से गुजरे, ना ही वह चाहती थी कि आगे चलकर वह और मुसीबतें खड़ी करे या प्रयोगशाला में पकड़कर उस पर शोध किया जाए। इसलिए उसने तय किया कि वे दोनों इस भयानक दुनिया को साथ छोड़ देंगे। और जल्द ही सभी ने एक जोरदार विस्फोट महसूस किया। उसी समय रिसेप्शन के पास मौजूद काले ने प्रसारण के जरिए सभी झिझक रहे बचे हुए लोगों को अपने सबसे नजदीकी कंट्रोल डेक पर जल्दी पहुंचने के लिए कहा। प्रसारण सुनते ही अन्ना को तुरंत रिसेप्शन पर पड़े अपने साथी की लाश याद आ गई। उसने कैमरे के जरिए आवाज लगाई और उम्मीद के मुताबिक दूसरी ओर मौजूद काले से संपर्क हो गया। यह सुनते ही काले तुरंत वहां पहुंच गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि अन्ना को काटा जा चुका था। फिर भी अन्ना के हाव भाव और बोलने का तरीका सामान्य इंसानों से अलग नहीं था। काफी देर तक सोचने के बाद उसने दरवाजा खोलने का फैसला किया। अंदर आने के बाद उसने देखा कि अन्ना में सचमुच कोई असामान्यता नहीं थी। इसके बाद दोनों मिलकर बचे हुए यात्रियों को बाहर निकालने लगे। दूसरी ओर कमरे में पहुंचे साइमन और उसकी बहन ने देखा कि उनकी घायल माँ पहले ही बेहोश हो चुकी थी। बड़ी बहन तुरंत समझ गई कि उनकी माँ ज़ॉम्बी हो चुकी है। उसने तुरंत अपने भाई को वहां से निकलने के लिए खींचा, लेकिन तभी उनके पिता अचानक दरवाजे के बाहर दिखाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वे भी ज़ॉम्बी हो चुके थे। अंदर आते ही उन्होंने सीधे साइमन को बिस्तर पर पटक दिया। संकट की उसी घड़ी में जो माँ अब ज़ॉम्बी होने वाली थी, वह अचानक उठ खड़ी हुई और आखिरी बार अपने बेटे की रक्षा की। मजबूरी में साइमन और उसकी बहन को वहां से भागना पड़ा। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद उनकी माँ और पिता दोनों की वहीं मौत हो गई। दूसरी ओर परिवार की तलाश में निकले बूढ़े व्यक्ति का कोई पता नहीं चला। रेडियो सुनने के बाद सबने जल्दी से बुजुर्ग महिला को साथ लेकर वहां से निकलना शुरू किया, लेकिन अगले ही पल दूसरी ओर से एक चीख सुनाई दी। बुजुर्ग महिला रुकने की हिम्मत नहीं कर सकी और सभी को भागना पड़ा। सौभाग्य से बाकी सभी लोग सुरक्षित थे और तभी मोटी ने देखा कि सॉल और डैन बच रहा है, तो उसने साल खींच दिया और तभी डैन ने सबको समझाया कि वह बाकी ज़ॉम्बीज जैसा नहीं है और उनसे शांत रहने की अपील की। तभी अन्ना भी भीड़ से बाहर आ गई और तभी डैन समझ गया कि उसकी योजना अपूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने अपने पास खड़ी मोटी लड़की को पकड़ लिया। अन्ना ने खुद को जबरदस्ती शांत किया और कहा कि उसे जाने दो और तभी अन्ना अचानक सामने आ गई और फिर डैन ने तुरंत मोटी को दूर धक्का देकर भागने का मौका दिया। अन्ना यह देखकर चौंक गई और उसके पीछे दौड़ पड़ी। इस समय पूरा जहाज धुएं से भर चुका था और चारों ओर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अन्ना सावधानी से आगे बढ़ रही थी कि तभी अगले ही पल डैन ने पीछे से हमला करके उसका गला पकड़ लिया। लेकिन अब अन्ना के शरीर की बनावट पहले जैसी नहीं रही थी, इसलिए उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने पूरी ताकत से डैन का हाथ पकड़कर खींचा। दोनों अपनी अपनी ताकत के भरोसे एक दूसरे से भिड़ गए, लेकिन आखिर में अन्ना दबने लगी और डैन उसका गला दबाने की कोशिश करता रहा। तभी सही समय पर काले वहां पहुंच गए और अन्ना ने देखा कि काले के हाथ में हथियार था। तो काले ने वो हथियार अन्ना की ओर फेंक दी और दोनों के बीच लड़ाई हुई और अगले ही पल अन्ना ने आगे बढ़कर डैन का सिर कसकर पकड़ लिया और अन्ना ने कहा कि तुम इस जहाज से कभी बाहर नहीं जा पाओगे और कोई तुम्हें कभी याद भी नहीं करेगा। हालांकि डैन टूटी हुई गर्दन से फिर भी ठीक हो सकता था, लेकिन पूरी तरह ठीक होने से पहले ही वह चारों तरफ लगी आग में जलकर खत्म हो जाता। इस समय आखिरी लाइफ बोट अब भी उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसमें चढ़ने से पहले अन्ना एक बार फिर झिझक गई। अपनी हालत के बारे में सिर्फ वही जानती थी और उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन साथियों के जोर देने पर आखिरकार अन्ना लाइफ बोट में चढ़ गई। एक ज़ॉम्बी होने के बावजूद वह बाकी बचे लोगों के साथ उस क्रूज से निकलने में सफल हो गई। लेकिन बचाव का इंतजार करते समय उसकी नजर बार बार मोटी लड़की के घायल पैर पर पड़ रही थी और उसके भीतर का शिकार करने का जुनून उसे बेहद बेचैन कर रहा था। और यहीं पर सीरीज खत्म हो जाती है, लेकिन यह वायरस से भी ज्यादा दर्दनाक सच्चाई छोड़ जाती है। समुद्र में तैरता यह जहाज सिर्फ खून खराबे का मंच नहीं था, बल्कि इंसानी स्वभाव का आईना था। पिया सैकड़ों वर्षों के दर्द और गिल्ट को ढोती रही। उसने अपने बेटे की रक्षा के लिए लगभग दम घोंट देने वाला प्यार दिया, लेकिन आखिरकार वह उसकी किस्मत नहीं बदल सका। डैन का पागलपन उसकी बुराई नहीं था, बल्कि
नियति द्वारा दी गई यातना का अंतिम विस्फोट था और एक साधारण इंसान अन्ना डर के बीच मजबूर होकर बड़ी हुई और आखिरकार जीवित बची और जॉम्बी बन गई। वह अनजाने में वायरस को अपने साथ जमीन तक ले आई, लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। जब समुद्र किनारे एक व्यक्ति टहल रहा था तो उसे रेत में दबी एक लाश मिली। यही संकेत था कि समुद्र में शुरू हुआ यह भयानक खेल अब एक बार फिर दुनिया में